Hi learners, hi students. Today we will study the concept of force. अगर आप आईसीएससी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं और उसमें इस तरह का चैप्टर है, आपका बोर्ड एग्जाम भी हो सकता है चल रहा हो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए तो आप न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि फोर्स का कॉन्सेप्ट है क्या, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? फोर्स को अगर हमें डिफाइन करना हो तो आप क्या कहेंगे? तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट कॉजेज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और शेप और साइज ऑफ अ बॉडी। फोर्स एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी का मतलब यानी ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, यानी उसकी वैल्यू हो। मैग्नीट्यूड कैसे? क्यू न्यूटन का मैग्नीट्यूड है, यानी ये वैल्यू आप बता रहे हैं, यानी उसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। डायरेक्शन इस साइड या अपोजिट साइड। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी यानी वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है, जो क्या करती है? दैट कॉजेज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम धक्का लगा के उसको स्टॉप कर सकते हैं, और अगर रेस्ट पे है तो धक्का लगा के मोशन कर सकते हैं, तो हम उसका चेंज कर देते हैं स्टेट। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट कॉजेज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। और ये क्या करती है, कभी कभी शेप और साइज भी बदल देती है। अगर आप इस बॉडी पे आपने फोर्स लगाया तो हो सकता है इसका शेप चेंज हो जाए, ये दब जाए, इसमें डिफॉर्मेशन हो जाए, या इसका साइज चेंज हो जाए। ये कब होता है? जब बॉडी नॉन रिजिड हो, यानी बॉडी ठोस नहीं है आपकी, आपने फोर्स लगाया तो हो सकता है थोड़ा सा मूव भी करे और इसका शेप और साइज भी चेंज हो जाए। लेकिन हम जो अपनी डेफिनेशन लगाते हैं रिजिड बॉडी पे, वो ये है कि जब हम इस पे हम फोर्स लगाएंगे तो ये मूव कर जाएगा, क्योंकि इतना ठोस है कि ये दबेगा ही नहीं, इसमें कोई शेप चेंज नहीं होगा, तो क्या हो सकता है इसमें आगे मोशन हो जाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि फोर्स एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है जो चेंज ला देती है इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन या शेप और साइज ऑफ द बॉडी। शेप और साइज ऑफ द बॉडी कब? जब इन केस ऑफ नॉन रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी में क्या होगा? स्टेट ऑफ रेस्ट होगा तो मोशन में हो जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट में हो जाएगा। और क्या कर सकता है ये? इट कैन आइदर सेट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, स्टॉप इट, और ऑल्टर इट्स डायरेक्शन और स्पीड। तो आप फोर्स लगा के किसी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। आपने डायरेक्शन लगाया, इधर मूव करने लगा, या बहुत तेजी से ये दौड़ रहा है, आपने इस पे या अपोजिट में फोर्स लगाने लगे तो ये धीरे ही हो जाएगी स्पीड, इसकी स्पीड। तो इसका डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं फोर्स से, और इसकी स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, और इसको धक्का देके चला भी सकते हैं, धक्का देके रोक भी सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि फोर्स की डेफिनेशन क्या है। अब आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं, भूलने की रटने की इसको कोई जरूरत नहीं है ना, आपको भूलना चाहिए। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। अब देखिए, एक कभी कभी एक डेरिवेशन आ जाता है आपके एग्जाम में, छोटा सा। वो ये होता है कि भाई फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आप रट लेते हैं ये फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला आया कहाँ से? हाउ डिड वी डिराइव दिस फॉर्मूला? सो इस पे एक आपको क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज डिराइव दिस इक्वेशन। तो ये जो आपका फॉर्मूला आया है, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आया है। यू गॉट दिस फॉर्मूला फ्रॉम दिस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो डेरिवेशन आया कैसे? देखिए, जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, वो ये कहता है कि the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the net external force acting on it, and it occurs in the direction of force। तो यहाँ पे देखिए, ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, पी होता है लीनियर मोमेंटम, एम होता है मास, ये होता है वेलोसिटी। अब इस पे क्या होता है? डिफरेंशिएशन हम करते हैं। डिफरेंशिएशन आप इसलिए नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये 11th का चैप्टर है, इसलिए डेरिवेशन आपके 10th में नहीं होती, लेकिन ये छोटा सा है तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो हम जब डेरिवेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, लीनियर मोमेंटम का, तो यहाँ भी डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे भी आपका डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब किसी भी बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में बांट लेते हैं।
तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन होता है। अब मास क्योंकि कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाता है इसके, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये ये आपका फॉर्मूला है। अब dp अपॉन dt, तो p क्या है, p इज इक्वल टू mv, तो यहाँ पे p की वैल्यू रख दी गई है mv, ठीक। अब यहाँ पे मास हो जाता है कांस्टेंट, तो मास इसके बाहर आ जाता है और dv अपॉन dt होता है। और एक्सेलरेशन का यही डेफिनेशन ही होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का जब आप डेफिनेशन ढूंढेंगे तो यही बोलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv अपॉन dt। तो ये यहाँ पे हम फिर इसकी वैल्यू a ले रख देते हैं, तो इस वजह से अब फिर ये मास कांस्टेंट है, तो इक्वल टू साइन फिर लग जाता है, F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ से आपका आ जाता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला आपका लगता है फोर्स पता करने में, तो इस फॉर्मूले को तो आपको पता ही होगा क्योंकि आपने इससे पहले भी जो क्लास है उसमें पढ़ी होगी ये चीज तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसके हिसाब से द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द rate of change of momentum is directly proportional to the net force applied on it and occurs in the direction of force। और जो चेंज ऑफ मोमेंटम होगा आपका वो फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है कि फोर्स की यूनिट और क्या क्या है। एक तो ये हो गई न्यूटन। अब देखिए न्यूटन को हम कहते हैं 1 kg 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे? इसका फॉर्मूला क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। So this is the formula of force. So what is the unit of force? Newton. So we write Newton. Then mass 1 kg and acceleration is in meter per second square. So if you want to define 1 Newton, how will you define? When we apply a force of 1 Newton on 1 kg object, it will accelerate at the rate of 1 meter per second square। जब हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं 1 kg किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसका एक्सेलरेशन देता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस यही चीज है, 1 इंटू 1 1 हो गया, तो यहाँ भी 1 हो गया। न्यूटन इज इक्वल टू, बाकी इनकी यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऐसे ही आया है यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स पता करेंगे, तो 1 न्यूटन का फोर्स कैसे आएगा, जब 1 kg का ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे तो उस पे एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो इसीलिए ये इसके इस तरीके से बराबर है। ठीक है, अब इसकी और भी यूनिट्स क्या है, सीजीएस यूनिट अगर देखें तो डाइन है। ये देखिए डाइन, तो डाइन इसको आप याद कर लीजिए, एक डाइन में 10⁻⁻⁵ न्यूटन होते हैं। क्योंकि फिजिक्स में होता क्या है कि यूनिट का बहुत ज़्यादा कन्वर्जन होता है, न्यूटन से डाइन में, डाइन से न्यूटन में। तो जब भी आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो सारी चीज़ों का देखिए यूनिट एसआई यूनिट में है कि नहीं। अगर नहीं है तो या तो फिर पूरा एसआई यूनिट में कर लीजिए या तो पूरा सीजीएस यूनिट में कर लीजिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। क्योंकि यूनिट कन्वर्जन में बहुत मिस्टेक होती है, लोग सोचते हैं एसआई यूनिट में ही आंसर आएगा, लेकिन आंसर वो किसी और में पूछ रहता है। तो ये चीज़ आपको पता करनी है। ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है, 1 kgf। तो हमारी जो ग्रेविटेशनल यूनिट होती है फोर्स की, वो 1 kgf में होती है। तो कभी कभी केजीएफ में आपसे पूछेगा या केजीएफ में आपको न्यूमेरिकल पूछेगा, तो न्यूटन में करने के लिए 9.8 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ग्राम फोर्स 989। तो ये ग्रेविटेशनल यूनिट होती है आपकी फोर्स की। सीजीएस यूनिट आपको पता है और एसआई यूनिट तो आपको पता ही है। तो अब दो तरीके के फोर्स होते हैं। देखिए फोर्स दो तरीके से लगाए जा सकते हैं। पहला तो आप कांटेक्ट में आप फोर्स लगाइए, आपने किसी को पकड़ के धक्का दे दिया, ठीक है, वो हो गई नॉर्मल फोर्स। टेंशन फोर्स जो आप स्ट्रिंग और रोप में महसूस करते हैं, जब आप उसको खींचते हैं तो वो आपको खींचती है। फ्रिक्शन, जब आप रगड़ खा के कोई चीज घसीटते हैं या पुश करते हैं, इसको आप भेजेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होगी, क्योंकि ये सरफेस से सरफेस रगड़ खा रहा है। तो ये हो गया कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो कॉन्टैक्ट फोर्स होती है जो इसके उल्टा होती है, जिसमें कॉन्टैक्ट ना हो। तो ऐसी कौन सी फोर्स है भाई, जब आप कोई बॉल फेंकेंगे ऊपर तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होती है, वो नीचे की तरफ आती है, तो ये छूती नहीं है, ये बस घसीटती है।
बिना कोई कांटेक्ट आए हुए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई। मैग्नेटिक फोर्स, चुंबक को आप इतने दूर से घसीट लेते हैं कैसे, इसमें मैग्नेटिक फोर्स होती है बिना कोई कांटेक्ट किए। अगर ये दोनों मैग्नेट बिना कांटेक्ट किए अगर अट्रैक्ट और रिपल हो रहे हैं तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, यानी कोई फोर्स तो लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक चार्जेस में होते हैं, प्लस माइनस, ठीक है, एकदम मैग्नेट की तरह। तो ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए जो हमारे फोर्स होती है ना, वो किस तरीके का मोशन करती है, दो तरीके से कर सकती है। या तो वो एक स्ट्रेट लाइन में होगी, या तो वो सर्कुलर मोशन करेगी। स्ट्रेट लाइन में कैसे भाई? अब आप इस रोड पे चल रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, तो ये हो गया लीनियर मोशन, एक स्ट्रेट लाइन में, या तो ऐसे जाएंगे, या तो ऐसे जाएंगे, या तो ऐसे जाएंगे, या तो ऐसे जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे तो करने नहीं लगेंगे। तो दैट्स वाई दिस मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन, जो एक स्ट्रेट लाइन में होगा, या ट्रांसलेशनल मोशन जो कि एक स्ट्रेट लाइन में होगा। तो ऐसे मोशन को हम लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। इफ द बॉडी इज फ्री टू मूव, इट स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी उस डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, तो वो लीनियर मोशन हुआ, ट्रांसलेशनल मोशन हुआ। अगर हमने फोर्स ऐसा लगाया कि यही बॉडी ऐसे मूव करने लगी, गोल गोल मूव करने लगी अपने एक्सिस के, तो उसको रोटेशनल। अब रोटेशन तो आप जानते ही हैं, अर्थ रोटेट होता है अपने एक्सिस पे। डोर हो गया, वो रोटेट होता है अपने एक्सिस पे। कोई भी चीज आप ले लीजिए, व्हील, चक्का, वो भी अपने एक्सिस पे रोटेट होता है। तो ऐसी फोर्स जो रोटेशनल मोशन कर दे ऑब्जेक्ट का, वो होता है रोटेशनल मोशन। इफ द बॉडी इज फिक्स्ड एट अ पॉइंट, मान लीजिए ये एक बॉडी है और ये एक एक्सिस पे फिक्स्ड है, द फोर्स कैन कॉज इट टू रोटेट अबाउट द एक्सिस। अब आपने दैट फोर्स लगाया तो ये मूव करने लगा इसके एक्सिस के अबाउट, ये निकल के भागेगा नहीं, ये इसी के एक्सिस से रोटेट करता रहेगा। इसी तरीके से अपना अर्थ है, एक एक्सिस है, उस पर वो रोटेट करता रहता है, गोला गोला गोला। तो अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको रोटेशन और रेवोल्यूशन में ही फर्क नहीं महसूस होगा कि क्या है, सोचते हैं एक ही चीज है, लेकिन रेवोल्यूशन अलग है। रेवोल्यूशन तो पूरा बॉडी किसी दूसरी चीज का चक्कर लगाता है ये, लेकिन एक्सिस उसका ये हो जाता है। ये अपने एक्सिस पे अगर रोटेट किया तो रोटेशन, और दूसरे के एक्सिस पे रोटेट किया तो ये हो गया रेवोल्यूशन। तो वैसे ही यहाँ पे एक एग्जांपल है डोर का। डोर जो होता है वो एक लीवर पे ऐसे हैंग करता रहता है। अब इस पे आपने फोर्स लगाया तो उसके लीवर के ही अराउंड ही ऐसे रोटेट करता है। Goodness, I hope आपको समझ में आया होगा कि whatever I have taught you, if you are clear about the concept of force, then definitely my efforts are paid off. So please subscribe to this channel. अगर आप चाहते हैं कि और भी अपडेट आपको मिल सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स। और अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम में 10th में, तो हम कोशिश करेंगे फिजिक्स और मैथ के और भी टॉपिक्स डालें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सके, और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला वीडियो है, कोशिश रहेगी कि और वीडियो को इन्हेंस किया जाए और बेहतर तरीके से आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया जा सके। तो अगर आप चाहते हैं और भी लेटेस्ट अपडेट्स मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।